जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। हालांकि ये जो बजट होने वाला है वो एक इंटरिम बजट होने वाला है। तो अब बजट जो होता है उस बजट के आपको दो एस्पेक्ट बेसिकली दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है आपका पॉलिटिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, और बजट का दूसरा एस्पेक्ट होता है आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट। जब आप बजट के स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये जो एक नई सीरीज शुरू की गई है इसमें बजट के इन्हीं तमाम एस्पेक्ट पर हम बात करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है वहां पर हम बेसिकली बजट का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी वीडियो की रूपरेखा क्या रहने वाली है, यानी चर्चा के बिंदु क्या रहने वाले हैं जिन पर हम इस पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एपिसोड है आज का हमारा, ये एपिसोड इतना खास क्यों है, इस एपिसोड क्यों इंपॉर्टेंट है ये एपिसोड। इसके अलावा सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है, एक बार गवर्नमेंट बजट को भी समझेंगे। साथ ही बजट के उद्देश्य क्या होते हैं उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, बजट के तमाम घटक क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स पर भी चर्चा करेंगे। और बजट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, कुछ शब्दावली हैं, उन शब्दावलियों पर भी, उन शब्दों पर भी एक बार हम नजर डालेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी पूरी वीडियो की रूपरेखा रहने वाली है जहां बजट का जो एक पूरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जो आपका आर्थिक पहलू है बजट का, उसको कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए यहां से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप जानते ही हैं बजट का जो टॉपिक है वो आपका GS पेपर 3 से आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। यानी कि आप बजट का एक अलग से सेगमेंट आपको मिलेगा, वहां पर आपको वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ का सेगमेंट मिलेगा, आपको वहां पर सरकार की राजस्व का सेगमेंट मिलेगा। तो बहुत सारे सेगमेंट हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो एक मेन सबसे सेगमेंट है वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़कर देख सकते हैं। तो GS पेपर 3 का ये पूरा टॉपिक है जिस पर यहां पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आज का जो हमारा एपिसोड है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम जानते हैं कि जल्द ही केंद्रीय जो हमारी मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उनकी ओर से केंद्रीय इंटरिम बजट पेश किया जाएगा। यानी कि अंतरिम बजट जो है वो पेश किया जाने वाला है। कब पेश होगा? ये अंतरिम बजट आपका 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। अब अंतरिम बजट क्यों है? तो अंतरिम बजट इसलिए है क्योंकि 2024 का जो साल है वो चुनावों का साल है, इलेक्शन ईयर है। और इलेक्शन ईयर की ये प्रथा रही है, ये नियम रहा है कि जो भी सरकार उस समय होती है वो फुल बजट पेश नहीं करती, वो केवल एक या तो इंटरिम बजट पेश करती है या फिर वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार जो लोग हैं सामान्य शब्दों में दोनों को एक ही तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के रूप पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, इंटरिम बजट को और वोट ऑन अकाउंट को। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, हम उस डिफरेंस को भी आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो आपका इंटरिम बजट पेश करने वाली है। अब क्योंकि इंटरिम बजट 1 फरवरी को पेश होगा और उसमें बहुत सारे टेक्निकल शब्द आने वाले हैं, तो उस पूरे बजट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बजट के तमाम पहलुओं को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बजट से जुड़ा जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम पहले ही समझ लें, उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम पहले ही समझ लें, ताकि जब सरकार की ओर से बजट पेश किया जाए तो बजट जब आए हमारे सामने तो उस बजट को समझने में हमें कोई समस्या ना आए। उस बजट में अगर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा हुआ है, उस बजट में आपका अगर राजस्व प्राप्तियां लिखा हुआ है, अगर राजस्व व्यय लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, उस मतलब को समझने में आपको किसी भी तरह की समस्या ना आए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस पूरी वीडियो सीरीज को तैयार किया है। तो बुनियादी अवधारणाओं को समझाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। चलिए इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, हमने देखा कि बजट के मुख्यतः 2 पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू है आपका आर्थिक पहलू यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसके बाद आपको मिलेगा राजनीतिक या फिर संवैधानिक पहलू। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है वो उसमें हम बेसिकली आपका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उस पर चर्चा करने वाले हैं, और आगे एक वीडियो और आएगी जहां पर इसके हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। यानी कि आपका जो बजट है उसमें संविधान, उसको लेकर संविधान में क्या प्रावधान है। जैसे आप इस बात को, हो सकता है आप इसके बारे में ना जानते हो कि बजट जो शब्द है उसका जिक्र आपको भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। बजट का जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र संविधान में जरूर है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो शब्द का जिक्र है ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको लेकर घबराने की बात नहीं है। जो हमारी अगली वीडियो आएगी वहां पर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो ये हमने वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है उस पर बात की, एपिसोड पर बात की। अब हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सरकारी बजट के
अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारी बजट के अर्थ को समझने से पहले यहाँ पर ये जो पूरा शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आसानी से आप देख सकते हैं दो शब्द यहाँ पर हैं, पहला है आपका सरकारी और दूसरा है बजट। तो सरकारी तो आप जानते ही हैं वो सारे काम जो कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमें जो डिफाइन करना है वो बजट को डिफाइन करना है। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आप एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की ओर जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि जो बजट है वो आपका एक वित्तीय विवरण होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक वर्ष की अवधि के भीतर या फिर एक निश्चित समय की अवधि के भीतर जो भी आपका राजस्व है और जो भी आपका व्यय है उसका एस्टिमेट दिया जाता है, उसका पूर्वानुमान दिया जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बजट किसी केवल सरकार का ही होता है, बजट आपका भी हो सकता है। आप एक महीने का बजट भी बना सकते हैं। आप एक कागज लीजिए और उस कागज पर एक तरफ लिख दीजिए कि आपको पैसे कहां से आने वाले हैं और एक तरफ लिख दीजिए आपके पैसे जाने कहां वाले हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका बजट हो गया। ये आप किसी भी अवधि के लिए बना सकते हैं, आप एक हफ्ते के लिए बना सकते हैं, एक महीने के लिए बना सकते हैं, एक साल के लिए बना सकते हैं, 5 सालों के लिए बना सकते हैं। तो ये हमने बजट को डिफाइन किया। अब इसके बाद जो अगला शब्द आता है वो है आपका सरकारी बजट। तो बजट के बेस पर हम कह सकते हैं कि सरकारी बजट क्या है। सरकारी बजट को डिफाइन करें आप तो कह सकते हैं आपके सरकार की जो प्रस्तावित राजस्व है एक साल की अवधि के भीतर और उसका जो व्यय है, इन दोनों चीजों का जो विवरण पेश किया जाता है उस विवरण को आप सरकारी बजट कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जब कहा था कि आप अपना बजट बना सकते हैं तो आप किसी भी अवधि के लिए अपना बजट बना सकते हैं। आप जो है 1 महीने के लिए बना सकते हैं, 2 महीने के लिए बना सकते हैं। लेकिन जब किसी सरकार की ओर से फुल बजट पेश किया जाता है तो फुल बजट बेसिकली एक साल के लिए पेश किया जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है। अब आपके लिए सवाल यह है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन से महीने से शुरू होता है और कौन से महीने में खत्म होता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत कौन से महीने में होती है और उसकी समाप्ति कौन से महीने में होती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहां पर हमने सरकारी बजट को डिफाइन कर लिया। अगर आपके प्रश्न पत्र में यह सवाल आता है कि बजट क्या होता है और उसको आपको डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि बजट जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक वित्तीय विवरण है जो कि एक सरकार की प्रस्तावित राजस्वों को बताता है, एक सरकार के प्रस्तावित व्यय को बताता है एक साल की अवधि के भीतर। तो यहां पर हमने बजट को डिफाइन किया। अब बजट के इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं, उसका महत्व क्या है, क्या क्या महत्व दर्शाता है बजट। तो बजट सबसे पहले जो है वो हमारे देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि जब भी वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किया जाता है तो उस पूरे बजट के दौरान वो विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन करते हैं। अलग अलग जो योजनाएं हैं सरकार के लिए उनके बारे में बताया जाता है, कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जाती है, कुछ नए कार्यक्रम बताए जाते हैं। तो इससे हमारे देश का जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है उसको एक नया आकार मिलता है। इसके अलावा बजट के माध्यम से जो हमारी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए गरीबी हमारे देश की एक बड़ी समस्या हो सकती है, तो गरीबी की समस्या को हल करने के लिए सरकार बजट के माध्यम से कोई प्रावधान कर सकती है। गरीबी की समस्या को हल करने के लिए सरकार को योजना चला सकती है, तो ये भी बजट के माध्यम से होता है। इसके अलावा बजट के माध्यम से संसाधनों का आवंटन भी किया जाता है और वो भी कुशल आवंटन किया जाता है, यानी कि कौन से सेक्टर में कितने पैसे की जरूरत है ये भी सरकार बजट के माध्यम से तय करती है। तो ये हमने बजट की जो इंपॉर्टेंस है, बजट का जो अर्थ है वो यहां पर देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि बजट अब आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको बजट को डिफाइन करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने बजट को देख लिया, अब बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, एक बार बजट के उद्देश्य पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो यही बजट के उद्देश्य होते हैं। जैसे कि सबसे पहला संसाधनों का आवंटन, वो हमने देख ही लिया कि सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग पैसे आवंटित करती है, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग पैसे आवंटित किए जाते हैं, अलग अलग मंत्रालयों के लिए पैसे आवंटित किए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए हो गया, आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए हो गया, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए हो गया, तो उन सभी के लिए पैसों का आवंटन किया जाता है। इसके अलावा बजट के माध्यम से आर्थिक स्थिरता लाने की भी कोशिश की जाती है। सरकार बजट के माध्यम से आपका जो महंगाई है उस महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। सरकार आपके देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। इसके अलावा आय पुनर्वितरण किया जाता है, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैसे सरकार किसी एक इनकम वर्ग की जो इनकम टैक्स है उसको कम कर देती है, किसी के लिए बढ़ा देती है। तो इससे क्या है, जो इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में मौजूद है उसको भी कम करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो आपकी सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं हैं, जो पब्लिक गुड्स है, जैसे आपके रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गए, इनको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, इन पर निवेश करने की कोशिश की जाती है बजट के माध्यम से। आपका ऋण प्रबंधन होता है, आपका जो आपका ऋण प्रबंधन है
उसको भी इसके माध्यम से बेहतर करने की कोशिश की जाती है। जैसे जो लोन मैनेजमेंट है वो भी बजट के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा ही था कि इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है बजट के माध्यम से। साथ ही विकास को प्रोत्साहित करने की कोशिश होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा देश का विकास हो सके। इसके अलावा पर्यावरण पर भी कई बार जोर दिया जाता है बजट के माध्यम से कि जैसे खासतौर पर अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो भारत के बजट में, दुनिया के दूसरे देशों के बजट में आपको पर्यावरण एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा निवेश को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। सरकार ऐसी कई योजनाएं चलाती है, ऐसी कई घोषणाएं करती है जिनके माध्यम से भारत में निवेश करना आसान हो जाता है, भारत में व्यवसाय करना आसान हो जाता है। तो ये भी बजट के माध्यम से होता है। सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। सामाजिक प्राथमिकताएं जैसे कि गरीबी समाप्त करना हमारी एक प्राथमिकता हो सकती है, सबको भोजन उपलब्ध कराना, इसके अलावा शिक्षा प्रदान करना, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। तो प्राथमिकताएं तय की जाती हैं, प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं कि कहाँ पर हम कितना पैसा लगाएंगे, कहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कहाँ पर कम ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा संसाधनों का आवंटन किया जाता है, वो भी हमने देख लिया कि कौन से सेक्टर को कितना ज्यादा रिसोर्स मिलने वाला है। इसके अलावा क्षेत्रीय आवंटन भी किया जाता है। जैसे हमारा देश जो है, हमारा देश बहुत बड़ा है और बड़ा देश होने के साथ साथ हमारे देश के जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें आपको रीजनल पैरिटी दिखाई देगी। कई क्षेत्र जो हैं वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, कई क्षेत्रों में डेवलपमेंट कम हुआ है, कई क्षेत्र जो है वो दुर्गम इलाकों में पड़ते हैं तो वहां पर डेवलपमेंट ले जाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए अलग से कुछ योजनाएं बनाई जा सकती हैं, या फिर बिहार के लिए, या फिर जो दूसरे पिछड़े हुए राज्य हैं हमारे देश के, उनके लिए सरकार अलग से योजनाएं बना सकती है। तो ये तमाम जो उद्देश्य हैं वो हमें बजट में प्राथमिक तौर पर दिखाई दे जाते हैं। तो बजट के हमने उद्देश्यों पर भी एक नजर डाल ली है, इसको आप आसानी से याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बजट के घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब आपके सामने 1 फरवरी को बजट आएगा तो उस बजट को समझने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको ये तमाम चीजें जो हैं देखनी पड़ेंगी। तो आप जब आप बजट की बात करते हैं तो सरकारी जब बजट की जब आप बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में आपको 2 चीजें दिखाई देती हैं। इसमें सबसे पहली चीज है आपको बजट रिसिट यानी कि बजट प्राप्तियां, और दूसरी चीज है आपका बजट एक्सपेंडिचर यानी कि बजट व्यय। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको बजट में प्रमुखता दिखाई दे जाएंगी। बजट रिसिट का मतलब हो गया, बजट प्राप्तियों का मतलब है कि सरकार को एक निश्चित अवधि के भीतर यानी आने वाले साल में और पिछले साल में जितना भी अमाउंट प्राप्त हुआ है वो आपका बजट रिसिट में शामिल होता है, बजट प्राप्तियों में शामिल होता है। वहीं दूसरी तरफ आप जब बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो बजट एक्सपेंडिचर में बेसिकली सरकार आने वाले साल में कितना कहां पर खर्च करने वाली है वो शामिल किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको बजट में दिखाई दे जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन दोनों चीजों पर एक एक करके विस्तार में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका बजट रिसिट से यानी कि बजट प्राप्तियों से। तो जब आप बजट रिसिट की बात करते हैं, बजट प्राप्तियों की बात करते हैं, तो इसको आप आगे चलकर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली आती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व प्राप्तियां। इसके बाद बारी आती है आपका कैपिटल रिसिप्ट की यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां। अब इनको आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में बेसिकली वो पैसा शामिल होता है, वो आने वाला पैसा शामिल होता है जिसकी वजह से ना तो सरकार की देनदारियों में वृद्धि होती है, ना ही सरकार की संपत्ति में कमी आती है। अब जब आप बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की तो इसको आप 2 हिस्सों में आगे चलकर डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा है आपका टैक्स रिवेन्यू यानी कि कर राजस्व, और दूसरा हिस्सा है आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू यानी कि गैर कर राजस्व। अब जब आप बात करते हैं कर रिवेन्यू की तो इसको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका डायरेक्ट टैक्स और उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप उस टैक्स को शामिल करते हैं जिस टैक्स की वजह से जो है आपका जो बर्डन है, जो बोझ है, वो डायरेक्ट एक व्यक्ति पर पड़ता है, जिस व्यक्ति से कर वसूला जा रहा है। जैसे कि आप इसमें इनकम टैक्स को शामिल करते हैं, आप इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को शामिल करते हैं, आप इसमें वेल्थ टैक्स को, गिफ्ट टैक्स को, एस्टेट टैक्स को, एक्सपेंडिचर टैक्स को, इन तमाम चीजों को शामिल करते हैं। अब यहां पर जब आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर ये जो तमाम टैक्स हैं, ये जो टैक्स हैं ये एक व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर सरकार को दिया जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद बारी आती है आपके इनडायरेक्ट टैक्स की। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका जो बर्डन है वो डायरेक्ट व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, व्यक्ति जो है उस बर्डन को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है। यानी कि इसमें आप शामिल कर सकते हैं जैसे सेल्स टैक्स को। सेल्स टैक्स कैसे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, अप्रत्यक्ष कर हुआ। तो यहां पे क्या होता है, सेल्स टैक्स मान लीजिए कि आप कोई विक्रेता हैं
तो आप कोई सामान बेचते हैं तो किसी सामान को आप 10 रुपए का बेचते हैं और सरकार आप पर लगाती है सेल्स टैक्स 1 रुपए का। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये 1 रुपया जो है वो आप इसी में ऐड कर देंगे। कितना हो गया, ये हो गया 11 रुपए, और आप किसी जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को 11 रुपए का प्रोडक्ट बेचेंगे। अब आपने 11 रुपए उस कंज्यूमर से लिए, 1 रुपया आपने सरकार को दे दिया, 10 रुपए अपने अपने पास रख लिए। यानी कि टैक्स का जो बोझ था वो आपके ऊपर नहीं पड़ा, आपने किसी और व्यक्ति को टैक्स का बोझ ट्रांसफर कर दिया। इसको आप इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इसमें आप क्या क्या शामिल करते हैं, इसमें आप सेल्स टैक्स शामिल करते हैं। आप बेसिकली कह सकते हैं ये जो तमाम टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जो है आप डायरेक्ट नहीं देते हैं, जीएसटी जो है वो आप किसी व्यक्ति पर ट्रांसफर करते हैं, जो एंड कंज्यूमर है वो जीएसटी को पे करता है। तो ये हमने बेसिकली नॉन टैक्स और टैक्स रिवेन्यू की बात की। अगर ये आपको रेवेन्यू रिसिप्ट अभी तक समझ में नहीं आया है तो इसको आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये वो अमाउंट होता है जो कि सरकार को प्राप्त होता है, और इसकी प्राप्ति की वजह से सरकार का लोन नहीं बढ़ता, यानी कि सरकार की जो लायबिलिटी है वो नहीं बढ़ रही है और ना ही सरकार की जो संपत्ति है वो कम हो रही है, उसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। इसके बाद दूसरी बारी आती है कैपिटल रिसिप्ट की। तो कैपिटल रिसिप्ट को भी अगर आप देखें तो कैपिटल रिसिप्ट में वो अमाउंट शामिल होता है, वो पैसे शामिल होते हैं, वो प्राप्तियां शामिल होती हैं जिन प्राप्तियों की वजह से या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है, या तो सरकार की जो सरकार ने जो लोन लिया है या तो वो बढ़ता है, या फिर सरकार की जो संपत्ति है वो कम हो जाती है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कैपिटल रिसिप्ट है, इसका जो एग्जांपल है वो है सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि सरकार अगर लोन की रिकवरी करती है, इससे क्या होता है, इससे सरकार के जो एसेट हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं। या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि विनिवेश हो गया। विनिवेश से क्या होता है, विनिवेश की वजह से सरकार की जो संपत्ति है वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बेच दी जाती है, या फिर कुछ समय के लिए दे दी जाती है, कुछ हिस्सेदारी दे दी जाती है। तो इसकी वजह से सरकार को पैसे तो मिलते हैं, लेकिन ये जो पैसे हैं, इन पैसों की वजह से सरकार की जो संपत्ति है वो कम हो जाती है। तो यहां पर आप डिसइन्वेस्टमेंट को भी कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इसके अलावा बोरोइंग भी आती है, यानी कि सरकार अगर उधार लेती है, तो सरकार अगर उधार लेती है, बाजार से उधार लेती है, किसी दूसरे देश से उधार लेती है, तो इसकी वजह से सरकार की जो लायबिलिटी है, जो लोन है, जो ऋण है, वो बढ़ जाता है। इसको आप क्या कहते हैं, इसको भी आप कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। या फिर प्रोविडेंट फंड हो गया। अब आप सोचेंगे प्रोविडेंट फंड किस तरह से आपका लायबिलिटी बढ़ाएगा। तो प्रोविडेंट फंड जो है वो पैसे सरकार के पास मौजूद तो हैं, लेकिन वो पैसे सरकार की संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो पैसे जिस व्यक्ति ने जमा किए हैं, जिस कर्मचारी ने जमा किए हैं, वो कर्मचारी सरकार से ले सकता है। तो इसी वजह से इसको, यानी कि प्रोविडेंट फंड को, पीएफ के अमाउंट को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब कहेंगे, मान लीजिए कि अगर जो पीएफ का अमाउंट है, पीएफ का अमाउंट हम सरकार को ही दे देते हैं, और पीएफ का मान लीजिए ये प्रोविजन होता कि आप पीएफ का अमाउंट सरकार से वापस नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या होता सरकार का, ये सरकार का एसेट बन जाता, क्योंकि सरकार को वापस नहीं देना है। और क्योंकि ये सरकार का एसेट बन जाता तो इसकी वजह से क्या होता, इसकी वजह से आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाता। लेकिन अभी क्या होता है, अभी प्रोविडेंट फंड सरकार को देना होता है, लोग जाकर ले सकते हैं, तो इसकी वजह से आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं। इसके अलावा यहां पर एक टर्म और रह गया था, वो है नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो एक बार नॉन टैक्स रिवेन्यू को आप आसानी से समझ सकते हैं, वो अमाउंट जो कि कर के जरिए नहीं आता है। इसमें आप क्या क्या शामिल करेंगे, इसमें आप इंटरेस्ट शामिल करेंगे, इसमें आप प्रॉफिट एंड डिविडेंड शामिल करेंगे, इसमें अगर सरकार कोई फीस लगाती है, सरकार कोई दंड देती है, तो उस दंड से जो अमाउंट आता है उसको शामिल करते हैं। तो यहाँ पर जो बजट का रिसिप्ट वाला पूरा सेगमेंट था, वो सेगमेंट पर हमने चर्चा कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि रिसिप्ट का पूरा सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर इसको संक्षेप में हम रिवाइज करने की कोशिश करें तो यहां पर दो चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसकी वजह से सरकार की जो संपत्ति है वो कम नहीं होती, सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। इसके बाद बारी आती है कैपिटल रिसिप्ट की, जिसकी वजह से सरकार की या तो संपत्ति कम हो जाती है या फिर सरकार की जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब आप बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहले टैक्स रिवेन्यू, उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू, जो कर के माध्यम से आता है, जो कर के माध्यम से नहीं आता है। टैक्स रिवेन्यू में आपको डायरेक्ट टैक्स मिलेगा और इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा। अब यहां पर जो आपका रेवेन्यू वाला पार्ट था, जो रिसिप्ट वाला पार्ट था, वो समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, एक बार एक्सपेंडिचर वाले पार्ट पर बात करते हैं। तो जैसे कि हमने रेवेन्यू वाले पार्ट को, रिसिप्ट वाले पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था,
उसी तरह से आप कैपिटल वाले पार्ट को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला हिस्सा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय, और इसके बाद बारी आती है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की यानी कि पूंजीगत व्यय की। दोनों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिस एक्सपेंडिचर की वजह से, जिस खर्चे की वजह से ना तो सरकार की किसी संपत्ति का निर्माण होता है, ना ही किसी लायबिलिटी में कमी आती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए सरकार जो है अपने कर्मचारियों का वेतन देती है, सैलरी देती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उस कर्मचारियों की सैलरी देने की वजह से ना तो सरकार की जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी और ना ही सरकार ने जो उधार दिया है उसमें कमी आएगी। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। इसके अलावा और क्या क्या शामिल होता है? इसमें आप पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शामिल कर सकते हैं, यानी कि सरकार ने पहले से जो उधार ले रखा है उस उधार पर सरकार जो ब्याज देती है उस ब्याज को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके अलावा पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन, वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा सरकार ग्रांट देती है, सब्सिडीज देती है, उसको भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं, क्योंकि ग्रांट और जो आपकी सब्सिडीज है, इन सब्सिडीज की वजह से सरकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, या फिर सरकार की संपत्ति नहीं बनती और ना ही सरकार की लायबिलिटी कम होती है, तो इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके अलावा सरकार एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज पर जो खर्च करती है, आपका डिफेंस सर्विसेज पर जो खर्च करती है, इनको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसके बाद बारी आती है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब उस खर्चे से है जिस खर्चे की वजह से या तो सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है या फिर सरकार ने जो उधार ले रखा है वो उधार कम हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो अगर सरकार रोड को बनाने पर कोई खर्च करती है, अगर सरकार कोई ब्रिज बनाने पर, कोई बिल्डिंग बनाने पर, कोई हाईवे बनाने पर खर्च करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है और इस खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कि आप इसको पूंजीगत खर्चा कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसके अलावा अगर सरकार कोई जमीन खरीदने पर कोई खर्चा करती है, कोई मशीन खरीदने पर खर्चा करती है, अगर सरकार किसी शेयर में इन्वेस्ट करती है पैसा, शेयर बाजार में पैसा लगाती है, उसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर सरकार जो है वो किसी लोन को चुकाने में पैसा देती है, या फिर किसी दूसरी जो राज्य सरकार है या कोई फॉरेन गवर्नमेंट है अगर उसको उधार दिया जाता है, तो ये पैसा भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके बाद हमने रीपेमेंट ऑफ लोन देख ही लिया कि अगर सरकार अपना उधार चुकाने के लिए पैसा देती है तो उसको भी आप कहां शामिल करेंगे? उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहां पर एक्सपेंडिचर के बारे में वो हमने समझ लिए हैं। तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर भी बात कर ली है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी बात कर ली है। एक बार अगर इसको संक्षेप में समझ लें हम, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और अगर आप इसको बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो टॉपिक में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, यानी कि राजस्व जो खर्चा है आपका, उस खर्चे में क्या शामिल करते हैं आप? ये वो खर्चा है जिस खर्चे की वजह से सरकार की संपत्ति नहीं बनती है या फिर सरकार का उधार कम नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो खर्चा है वो सरकार का जो दैनिक खर्चा होता है, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए सरकार जो खर्चा देती है, वो खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जब आप पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, तो यहां पर वो खर्चा शामिल किया जाता है जिस खर्चे की वजह से या तो सरकार की जो संपत्ति है उस संपत्ति का निर्माण होता है, और या फिर सरकार की जो लायबिलिटी है, जो सरकार का ऋण है, जो सरकार का उधार है, उस उधार में कमी आती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसको हमने यहां पर समझ लिया है। तो ये जो आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट था वो यहां पर समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरा टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब एक बार जो है हम बेसिकली जो शब्द आता है यहाँ पर, आपका जो दो शब्दों की हमने चर्चा की थी शुरुआत में। पहला शब्द था आपका इंटरिम बजट और दूसरा शब्द था आपका वोट ऑन अकाउंट। तो इन दोनों शब्दों को एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। सरकार की ओर से इंटरिम बजट जारी किया जा रहा है, वोट ऑन अकाउंट जारी नहीं हो रहा, वोट ऑन अकाउंट पेश नहीं किया जा रहा। तो क्यों नहीं किया जा रहा? डिफरेंस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब आप वोट ऑन अकाउंट की बात करते हैं तो वोट ऑन अकाउंट में केवल सरकार के खर्चों को शामिल किया जाता है। इसमें सरकार का जो आपका सरकार की जो रेवेन्यू है वो शामिल नहीं होता है। और वोट ऑन अकाउंट में एक डिफरेंस ये भी है कि वोट ऑन अकाउंट पर डिस्कशन नहीं किया जाता, उस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं होती है, वो केवल संसद में पेश होता है।
जबकि आप बात करते हैं इंटरिम बजट की, तो इंटरिम बजट लगभग फुल बजट जैसा ही होता है, जहां पर आपको सरकार का रेवेन्यू भी मिलता है, सरकार का एक्सपेंडिचर भी मिलता है, और यहाँ पर डायरेक्ट जो टैक्स है उसमें बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन वोट ऑन अकाउंट में डायरेक्ट टैक्स में बदलाव नहीं होता है। इसके अलावा जो इंटरिम बजट है उसमें बेसिकली आपको डिस्कशन भी देखने को मिलता है। जब सरकार इंटरिम बजट पेश करेगी 1 फरवरी 2024 को, तो संसद में उस पर डिस्कशन भी किया जाएगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो कि आपको इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट के बीच में देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस है बेसिक सा? डिफरेंस ये है कि जो आपका इंटरिम बजट है उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों चीजें शामिल होती हैं, जबकि जो वोट ऑन अकाउंट है उसमें केवल आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट शामिल होता है, रेवेन्यू वाला पार्ट शामिल नहीं होता है। इसके अलावा जो इंटरिम बजट है उस पर डिस्कशन होता है, जो वोट ऑन अकाउंट है उस पर डिस्कशन नहीं होता। जो इंटरिम बजट है उसके माध्यम से डायरेक्ट टैक्स में बदलाव किया जा सकता है, जो वोट ऑन अकाउंट है उसके माध्यम से डायरेक्ट टैक्स में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये बेसिक सा डिफरेंस है और बहुत आसान सा डिफरेंस है, और मुझे उम्मीद है कि इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, यहां पर हमारा जो पूरा टॉपिक है ये समाप्त होता है, और अब इस पूरे टॉपिक से जुड़ा एक सवाल भी हमारे पास मौजूद है। इस सवाल का जवाब आप आसानी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि यदि सरकार राजकोषीय घाटा दर्शाती है बजट के अंदर, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य हमारा ये है, ऑप्शन ए है कि सरकार के पास अधिक है, सरकार के पास ज्यादा चीजें मौजूद हैं। ऑप्शन बी, सरकार को उधार लेने की जरूरत नहीं है, या फिर ऑप्शन सी, सरकार को उधार लेने की आवश्यकता है, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। यहां पर नहीं, आप याद रखिएगा, यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन है, जिन चारों ऑप्शंस को के आधार पर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो लिख दीजिए, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, जो साथी जवाब देंगे उनके आधार पर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये हुई हमारी पूरी जो बजट पर हमने एक विशेष सीरीज बनाई है, जहां पर बजट से जुड़े जो तमाम इंपॉर्टेंट पहलू हैं उन पर चर्चा की गई है। अब अगली जो वीडियो होगी वहां पर हम बजट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उन पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आई है या फिर नहीं आई है। अगर कोई समस्या आती है, अगर आपको कोई भी एस्पेक्ट समझने में समस्या आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, आपको और बढ़िया तरीके से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमने बात की है वो आपका यूपीएससी लेवल का टॉपिक था। यहाँ पर बेसिकली हमने जो एकेडमिक एस्पेक्ट था वो समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।